चलिए बताइएगा, पृथ्वी पर किसी स्थान की जलवायु किससे निर्धारित होती है? समुद्र। समुद्र किस पृथ्वी पर किसी स्थान की जलवायु किससे निर्धारित होती है? वो मतलब अक्षांश देशांतर में। नहीं नहीं, कोई कारक बताइए। हाँ बहुत सारे चीज, हाँ जैसे ताप, अपेक्षिक आर्द्रता, वायु बहने की दिशा, है ना? हाँ समुद्र से दूरी भी है, ठीक है, वायु बहने की दिशा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल जलवायु के लिए निम्न परिस्थितियां होनी चाहिए। ताप कितना से कितना डिग्री सेल्सियस? हाँ 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अपेक्षिक आर्द्रता कितना होनी चाहिए? 60 से 65। ठीक है, 60 से 65, ठीक है। और वायु की गति? हाँ .0416, हाँ हाँ 0.0416 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और मीटर प्रति मिनट में? मीटर प्रति मिनट में हो जाएगा, उसमें है वो लूसेंट में, है ना, 0.75 मीटर प्रति मिनट से 2.5 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आदि के साथ संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? हाँ हाँ ऊष्मागतिकी, हाँ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम को और क्या कहते हैं? हाँ ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम को और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, मतलब दूसरे में रूपांतरित हो जाता है। इसे कहते हैं उत्क्रम माप का नियम। हाँ उत्क्रम माप का नियम, द लॉ ऑफ इंट्रोपी, द लॉ ऑफ इंट्रोपी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है? हाँ सही है, दूसरा व्यक्त करता है लेकिन पहला नहीं व्यक्त करता है ऊष्मागतिकी की दिशा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, किसी भी ऐसे ऊष्मा इंजन का निर्माण असंभव है जो कि चक्रीय प्रक्रम में किसी स्रोत से ऊष्मा लेकर कार्यकारी पदार्थ में बिना कुछ परिवर्तन किए उसे पूर्णतः कार्य में बदल सके, यह किसका कथन है? हाँ यह केल्विन प्लांक का कथन, हाँ केल्विन प्लांक का कथन, ठीक है। इंजन की दक्षता सदैव कितना से कम होती है? हाँ सही है, 1 से कम होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी किसी भी स्वचालित मशीन का निर्माण असंभव है जो चक्रीय प्रक्रम में बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता के ऊष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु तक पहुंचा सके, यह किसका कथन है? हाँ ठीक है, यह क्लासियस, हाँ क्लासियस का कथन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ऊष्मा 2 प्रकार के कार्यों में खर्च होती है, कौन कौन? ऊष्मा जो है 2 प्रकार के कार्यों में खर्च होती है, कौन कौन? पहला है निकाय की आंतरिक ऊर्जा वृद्धि करने में, जिससे निकाय का ताप बढ़ जाता है, ठीक है। और दूसरा है बाह्य कार्य करने में, अगला क्वेश्चन है, वह निकाय जिसकी अवस्था को आयतन, दाब तथा ताप के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, क्या कहलाता है?
वह निकाय जिसकी अवस्था को आयतन, दाब तथा ताप के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, कौन सा निकाय कहलाता है? ये कहलाता है उष्मागतिक निकाय। हाँ, उष्मागतिक निकाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किसी को दाब, आयतन व ताप की अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसे कौन सा प्रक्रम कहते हैं? उष्मागतिक प्रक्रम। हाँ, उष्मागतिक प्रक्रम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि प्रक्रम की अवधि में निकाय का दाब एक समान रहता है तो उसे कौन सा प्रक्रम कहते हैं? हाँ, उसे समदाबी प्रक्रम कहते हैं। हाँ, आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से होकर प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है तो ऐसे प्रक्रम को क्या कहते हैं? हाँ, सही है, उसे चक्रीय प्रक्रम कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रक्रम की अवधि में निकाय का आयतन स्थिर रहता है तो ऐसे प्रक्रम को क्या कहते हैं? हाँ, ठीक है, सम आयतनिक प्रक्रम, सम आयतनिक प्रक्रम कहते हैं उसको। ठीक है, जब निकाय में परिवर्तन इस प्रकार होता है कि निकाय न तो अपने बाहर के वातावरण को कोई उष्मा दे पाए और न वहां से उष्मा ग्रहण करे तो ऐसे प्रक्रम को क्या कहते हैं? हाँ, सही है, इसे रुद्धोष प्रक्रम कहते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब निकाय में परिवर्तन इस प्रकार होता है कि संपूर्ण निकाय में निकाय का ताप स्थिर बना रहता है तो ऐसे प्रक्रम को क्या कहते हैं? हाँ, समतापी। हाँ, समतापी प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमारी दृष्टि की अनुभूति जिस बाह्य भौतिक कारण के द्वारा होती है उसे हम क्या कहते हैं? सही है, उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है, वास्तव में प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किस तरंगों के रूप में संचरित होती है? हाँ, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। ठीक है, हाँ, अनुप्रस्थ तो है ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, आज प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ में कण माना जाता है। कुछ घटनाओं में उसकी तरंग प्रकृति प्रबल होती है और कुछ में प्रकाश की कण प्रकृति स्पष्टतः उभर कर जाती है और तरंग प्रकृति दबी रहती है। इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं प्रकाश की दोहरी प्रकृति। हाँ, प्रकाश की दोहरी प्रकृति। ठीक है, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के केवल गुणों की व्याख्या कर पाता है, जैसे हाँ, ठीक है, सीधी रेखा में चलना, विवर्तन, व्यतिकरण व ध्रुवन। ठीक है, यह सब की व्याख्या कर पाता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ठीक है, अगला है, प्रकाश के कुछ गुण ऐसे भी हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता, जैसे परावर्तन हो गया, नहीं, जैसे प्रकाश का विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन प्रभाव, ये दोनों की व्याख्या नहीं कर पाता है। ठीक है, तरंग सिद्धांत। अगला क्वेश्चन बताएगा, प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्रॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या किस सिद्धांत द्वारा की जाती है? हाँ, प्रकाश का विद्युत प्रभाव व क्रॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या किस सिद्धांत के द्वारा की जाती है? ये आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत, हाँ, फोटोन सिद्धांत के द्वारा व्याख्या की जाती है। ठीक है, इस प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, उन्हें क्या कहते हैं? सही है, उसे फोटोन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने
बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति को देखकर प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। हाँ, रोमर। ठीक है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है? हाँ, सही है, निर्वात में होता है। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक स्वीकृत मान कितना मील प्रति सेकंड है? वो 1 लाख ऐसे। हाँ, 1,86,310। हाँ, 1,86,310 मील प्रति सेकंड। ठीक है। और मीटर प्रति सेकंड में बताइएगा निर्वात। हाँ, किलोमीटर में हो जाएगा वो। मीटर हाँ, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। पानी में प्रकाश की चाल बताइए। 2.25 हाँ, सही है। 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नायलॉन में प्रकाश की चाल बताइए। हाँ, सही है। 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। रॉक साल्ट में बताइएगा। हाँ, ठीक है। 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। कांच में प्रकाश की चाल बताइए। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हाँ, कांच में। ठीक है। जबकि तारपीन के तेल में है। हाँ, ठीक है। 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, निर्वात की तुलना में हवा में प्रकाश की चाल कितना प्रतिशत कम होती है? 0.03%। हाँ, सही है। 0.03% कम होती है। ठीक है। बताएगा, पानी में निर्वात की तुलना में पानी में प्रकाश की चाल कितना प्रतिशत कम होती है? 25%। और जबकि कांच में हाँ 35% कम होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन कितना सेकंड का समय लगता है? 499। हाँ, सही है। 499 सेकंड। 8 मिनट 19 सेकंड। हाँ, ठीक है। 8 मिनट 19 सेकंड। ठीक है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? हाँ, ठीक है। 1.28 सेकेंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समांग माध्यमों में प्रकाश की किरणें सरल रेखाओं में चलती है, इसे क्या कहते हैं? हाँ, समांग माध्यमों में प्रकाश की किरणें सरल रेखाओं में चलती है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रकाश का सरल रेखीय गमन। हाँ, प्रकाश का सरल रेखीय गमन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है? न्यूटन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया? हाइगेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भौतिकवेत्ता ने प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया? हाँ, सही है। थॉमस यंग। 1800। हाँ, नहीं 1800। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भौतिक शास्त्री ने विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत दिया? मैक्सवेल। हाँ, 1864। हाँ, 1864। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बदलते स्वरूप के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है वही तरंगों की गति के लिए उत्तरदायी होता है? किस सिद्धांत के अनुसार? सही है, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय गणितीय सिद्धांत के अनुसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सन 1900 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया जो किसी गर्म सतह से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश के प्रायोगिक आंकड़ों से मेल खाता था? मैक्स प्लांक। हाँ, मैक्स प्लांक। प्लांक सिद्धांत। ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताएगा, प्रकाश के छोटे छोटे ऊर्जा समूहों में, प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा समूहों में आता है, उसे कहते हैं, उसे कहते हैं क्वांटा। हाँ, क्वांटा कहते हैं। ठीक है। और प्रकाश की ऊर्जा समूह की परिकल्पना से उसके कण होने का प्रमाण प्राप्त होता है। प्रकाश के इन कणों को क्या कहते हैं? इन कणों को कहते हैं फोटोन। हाँ, फोटोन कहते हैं। ठीक है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची छिद्र कैमरा यानी पी कैमरा में प्रतिबिंब का आकार किस पर निर्भर करता है? सूची छिद्र कैमरा यानी पिन होल कैमरा में प्रतिबिंब का आकार किस पर निर्भर करता है? हाँ, छिद्र से की दूरी और बीम से छिद्र की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है। अगला है, प्रकाश किरणों के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो प्रकाश की किरणें आगे नहीं जा पाती। वस्तु के आगे पर्दा रहने पर पर्दे के प्रकाशित भाग के बीच कुछ भाग ऐसा होता है जो काला दिखता है क्योंकि वहां अंधकार होता है। इस भाग को क्या कहते हैं? सही है, इस भाग को छाया कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, छाया की लंबाई तथा आकार किस पर निर्भर करता है? हाँ, प्रकाश के उद्गम, अपारदर्शी वस्तु के आकार और प्रकाश के उद्गम तथा वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ये 3 तथ्य पर निर्भर करता है। ठीक है। आगे इसमें पढ़ेगा पेज नंबर 31-32 भौतिक विज्ञान में। चलिए, रसायन विज्ञान में बताइएगा, सोडियम अत्यंत ही क्रिस्टलीय तत्व होने के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। संयुक्त अवस्था में यह पर्याप्त मात्रा में किस रूप में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट, बोरेट और सल्फेट, ये सब रूप में सोडियम पाया जाता है। ठीक है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सोडियम धातु का निष्कर्षण किस विधि द्वारा द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड के वैद्युत अपघटन से किया जाता है? इस विधि का नाम है, हाँ, कास्टनर। हाँ, कास्टनर विधि। ठीक है। अगला बताइएगा, किस विधि द्वारा पिघले हुए सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से सोडियम धातु बड़े पैमाने पर प्राप्त किए जाते हैं? ये सब क्वेश्चन आपको उसमें नहीं मिलेगा। यह है डाउन विधि। हाँ, डाउन विधि द्वारा भी पिघले हुए सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से सोडियम धातु बड़े पैमाने पर प्राप्त की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम किस धातु के समान सफेद होता है? चांदी। हाँ, चांदी के समान। ठीक है। सोडियम का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? आपेक्षिक घनत्व 97 0.1। हाँ, सही है, 0.97 होता है। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व। ठीक है। सोडियम धातु किसमें विलय होता है? जल में तो जलता है उसमें। बेंजीन। हाँ, बेंजीन और ईथर। हाँ, बेंजीन और ईथर में विलय होता है। हाँ, उसको डुबा के रखा जाता है। हाँ, ठीक है। हाँ, बहुत मुलायम होता है। ठीक है। सोडियम विद्युत का क्या होता है? सुचालक। हाँ। हाँ, ठीक है। हाँ, सोडियम विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आर्द्र हवा में सोडियम की सतह मलिन पड़ जाती है, क्यों? हाँ, रिएक्शन क्या बनाता है? हाँ, सोडियम ऑक्साइड। हाँ, सोडियम ऑक्साइड बन जाता है।
है ना, वही सतह जम जाता है तो मलिन पड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए उसको केरोसिन में डाला। हाँ। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जलवाष्प से संयोग कर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है सोडियम, है ना। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित CO2 से संयोग कर क्या बनाता है? हाँ, सोडियम कार्बोनेट। हाँ, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। यही कारण है कि, हाँ, यही कारण है कि सोडियम धातु को केरोसिन तेल के अंदर डुबा कर रखा जाता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन बताएगा, सोडियम अमोनिया के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? अमोनिया से नाइट्रेट बनाता है, अमोनियम नाइट्रेट। ये बनाता है सोडामाइड। हाँ, सोडामाइड बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोडियम अल्कोहल के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम एल्कोसाइड। हाँ, एल्कोसाइड। ठीक है, सोडियम अल्कोसाइड अल्कोहल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को और क्या कहा जाता है? NaOH। हाँ, तो सूत्र हो गया उसको, हाँ, कास्टिक सोडा। हाँ, कास्टिक सोडा या दाहक सोडा। ठीक है, NaOH। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट को और क्या कहते हैं? हाँ, धोवन सोडा या बासिंग सोडा। ठीक है, इसका सूत्र क्या है? हाँ, Na2CO3 10H2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, वाशिंग सोडा का बड़े पैमाने पर उत्पादन किन किन विधियों द्वारा किया जाता है? दो तीन विधि है। यह है लेब्लांक विधि, हाँ, लेब्लांक विधि, सोल्वे विधि और वैद्युत विधि। हाँ, लेब्लांक विधि, सोल्वे विधि और वैद्युत विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाशिंग सोडा का जलीय विलयन की प्रकृति क्या होता है? क्षारीय। हाँ, सही है, क्षारीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? बाइकार्बोनेट का हाँ, खाने वाला बेकिंग सोडा। हाँ, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। ठीक है, तीनों एक बार फिर से सर। हाँ, एक बड़ी पूछता है तीनों। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट को, हाँ, धोवन सोडा या वाशिंग सोडा। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को, हाँ, कास्टिक सोडा या दाहक सोडा, NaOH। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, सोडियम सल्फेट को क्या कहा जाता है? हाँ, सोडियम सल्फेट को क्या कहा जाता है? सल्फेट। हम्म, हाँ, सोडियम सल्फेट को कहते हैं ग्लोबल साल्ट। हाँ, ग्लोबल साल्ट, ग्लोबल। हाँ, इसका सूत्र क्या होता है? हाँ, Na2SO4। हाँ, ठीक है, ठीक है, Na2SO4 10H2। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल साल्ट के एक अणु में रवा जल के कितने अणु उपस्थित रहते हैं? 10। सही है, 10। ठीक है, ग्लोबल साल्ट का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है?
हाँ, शीशा बनाने में, कागज बनाने में, दवा बनाने में सोडियम सल्फाइड के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, साधारण नमक का सूत्र बताइए। NaCl। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड को बर्फ के साथ मिलाकर क्या बनाया जाता है? हाँ हाँ, फ्रीजिंग मिक्सचर, हिम मिश्रण। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सोडियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं? सही है, हाँ, चिली साल्ट बिटर, NaNO3। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सोडियम पर ऑक्साइड यह हल्के किस रंग का चूर्ण होता है? सही है, पीला रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोडियम पर ऑक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? पनडुब्बी, जहाजों, अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में, हाँ, सोडियम पर ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बंद अस्पताल को हाँ हवा शुद्ध करता है। हाँ, बंद जो भी है वहाँ हवा उसको शुद्ध किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सोडियम थायोसल्फेट का अणुसूत्र बता दीजिए। हाँ, Na2S2, Na2S2O3 5H2O है ना, Na2S2O3 5H2O। ठीक है, हाँ, सोडियम थायोसल्फेट को क्या कहते हैं और क्या कहते हैं उसको? हाँ, ठीक है, हाइपो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में किस लिए किया जाता है? फोटोग्राफी में, हाँ, निगेटिव और पॉजिटिव का स्थायीकरण करने में किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट को क्या कहते हैं? हाँ, सही है, हाँ हाँ, 10H2। ठीक है, Na2B4O7 10H2, इसे सुहागा या बोरेक्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को क्या कहते हैं? कौन सा लवण कहते हैं? सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को कौन सा लवण कहते हैं? इसे कहते हैं मैक्रोकॉस्मिक लवण। हाँ, मैक्रोकॉस्मिक लवण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट को क्या कहते हैं? सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं केल्गन। हाँ, केल्गन कहते हैं। इसका उपयोग जो है जल की कठोरता दूर करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, किस सेल का उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में किया जाता है? किस सेल का उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में किया जाता है? उस सेल का नाम है नेल्सन सेल। हाँ, नेल्सन सेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोडियम के लवण बुनसेल ज्वालक की अप्रकाशमान शिखा को अस्थायी सुनहरा पीला रंग प्रदान करते हैं। आयनन विभव न्यून होने के कारण सोडियम धातु बुनसेल ज्वाला के साथ
कौन सा रंग देता है? सही है, सुनहरा पीला। हाँ, सुनहरा पीला रंग देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? हाँ सही है, कार्नालाइट। हाँ, कार्नालाइट अयस्क से किया जाता है। ठीक है। मैग्नीशियम किस धातु की तरह उजली एवं चमकीली धातु है? सही है, चांदी की तरह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना डिग्री सेल्सियस है? 350 डिग्री सेल्सियस द्रव्यमान है, और जबकि क्वथनांक कितना है? सही है, 20 सेल्सियस। मैग्नीशियम का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? घनत्व होता है 1.75। हाँ, 1.75 घनत्व होता है। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व। अगला क्वेश्चन है, तनु अम्लों के साथ प्रतिक्रिया कर मैग्नीशियम कौन सा गैस बनाता है? तनु अम्लों के साथ प्रतिक्रिया कर मैग्नीशियम कौन सा गैस बनाता है? हाइड्रोजन गैस। हाँ, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम क्षार से किसी भी प्रकार की प्रक्रिया करती है? नहीं करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रक्रिया करके क्या बनाता है? हाँ, मैग्नीशियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम इथाइल आयोडाइड या ब्रोमाइड से प्रतिक्रिया करके इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड या ब्रोमाइड बनाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक। हाँ, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक कहते हैं उसको। ठीक है। मैग्नीशियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? जहाज बनाने में, कुकर बनाने में। हाँ, फ्लैश लाइट रिबन फ्लैश लाइट रिबन बनाने में, फोटोग्राफी एवं आतिशबाजी में। ठीक है। और ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने में और मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है। ठीक है। और मैग्नीशियम के मिश्र धातु हैं मैग्नीलियम, ड्यूरालुमीन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? अच्छा, वो जो पेट का मान लीजिए उसे कहा जाता है मैग्नीशिया। हाँ, मैग्नीशिया कहा जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशिया कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यह श्वेत रंग का पदार्थ है जो जल में अत्यंत अल्प घुलनशील है। यह एक क्षार है। सिरा से चीनी के निष्कर्षण में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? हाँ, दवा के रूप में और पेट की अम्लीयता दूर करने में किया जाता है, एंट एसिड के रूप में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम सल्फेट प्रकृति में किस रूप में इप्सम के गर्म झरनों में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट प्रकृति में किस रूप में इप्सम के गर्म झरनों में पाया जाता है? तो इप्सोमाइट के रूप में। हाँ, इप्सोमाइट के रूप में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट और कोरंडम, हाँ, डायस्पोर, फेल्सपार, अब्रक, काओलिन, क्रायोलाइट, है ना, मेन रूप से बॉक्साइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। भूपर्पट्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कौन है? एल्युमिनियम। ठीक है, बताइएगा किन तत्वों के बाद सबसे अधिक एल्युमिनियम तीसरा तत्व है, वो दो तत्व कौन है? ठीक है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद तीसरा है एल्युमिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क से किस विधि द्वारा किया जाता है? हाँ, विद्युत अपघटन, हाँ, विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? नाम हाइड्रेटेड एल्यूमिना, हाँ, हाइड्रेटेड एल्यूमिना। ठीक है, बॉक्साइट का रासायनिक नाम हाइड्रेटेड एल्यूमिना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, एल्युमिनियम का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? गुरुत्व 2.75। हाँ, 2.7। ठीक है, और बताइएगा एल्युमिनियम का द्रव्यमाप यानी मेल्टिंग पॉइंट कितना डिग्री सेल्सियस है? 659 है ना, 59, 59.8 है ना, 659.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि बॉइलिंग पॉइंट है 2200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एल्युमिनियम का कुछ उपयोग बताइए। ठीक है, बहुत सारा उपयोग है। हाँ, एल्युमिनियम के पत्थर मिठाई, सिगरेट आदि लपेटने में, हाँ, तार बनाने में किया जाता है। ठीक है, हाँ, एल्युमिनियम फॉइल। ठीक है, चलिए आगे इसमें पढ़ लीजिएगा आप, रसायन विज्ञान में पेज नंबर 127-28। बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजोत्की उत्तक यानी अस्थायी उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप किस उत्तक का निर्माण होता है? हाँ, विभाजोत्की उत्तक के वृद्धि के फलस्वरूप किस उत्तक का निर्माण होता है? हाँ, सही है, अस्थायी उत्तक। ठीक है, परमानेंट टिश्यू का निर्माण होता है। हाँ, परमानेंट टिश्यू कैसे होते हैं? सजीव निर्जीव में बताना है, दोनों होता है। हाँ, हाँ, सजीव और निर्जीव दोनों होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? यह है प्राथमिक और द्वितीयक। हाँ, प्राथमिक और प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, बताइएगा प्राथमिक अस्थायी उत्तक किससे बनता है? प्राथमिक अस्थायी उत्तक शीर्षस्थ, हाँ, शीर्षस्थ एवं अंतर्वेशी विभाजोत्तक से बनता है, जबकि द्वितीय अस्थायी उत्तक पार्श्व विभाजोत्तक या कैम्बियम कोशिकाओं से बनता है। ठीक है, संरचना के आधार पर अस्थायी उत्तक दो प्रकार का होता है, कौन कौन? ठीक है, सरल उत्तक और जटिल उत्तक, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, सरल अस्थायी ऊतक कौन कौन से प्रकार का होता है? हाँ ठीक है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। मृदुतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। हाँ दृढ़ ऊतक, ठीक है। हाँ हाँ, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। अगला बताएगा, किस ऊतक की कोशिकाएं केंद्रक युक्त, लंबी या अंडाकार या बहुभुजी, जीवित तथा रसधानी युक्त होती है? स्थूल कोण ऊतक यानी कोलेनकाइमा। हाँ कोलेनकाइमा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा ऊतक अत्यंत सरल प्रकार का अस्थायी ऊतक होता है? इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार की होती है? हाँ पेरेनकाइमा। हाँ पेरेनकाइमा, मृदुतक उसको कहते हैं, मृदुतक, ठीक है। मृदुतक को और क्या कहते हैं? हाँ मृदुतक यानी पेरेनकाइमा को और क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वायुतक और या एरेनकाइमा। वायुतक या एरेनकाइमा भी कहते हैं, ठीक है। हाँ इसमें जो होता है मृदुतक, कुछ मृदुतक में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है ना। इन ऊतकों को हरित ऊतक या कोरेनकाइमा कहते हैं, ठीक है। बताएगा, किस प्रकार की ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है? हाँ ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा, दृढ़ ऊतक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दृढ़ ऊतक में जीवद्रव्य नहीं होता है एवं इनकी भित्ति किसके जमाव के कारण मोटी हो जाती है? सही है, लिग्निन। हाँ लिग्निन, लिग्निन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा ऊतक एपिडर्मिस के रूप में पौधे का संरक्षण करता है? हाँ पेरेनकाइमा। हाँ पेरेनकाइमा, ठीक है। और कौन सा ऊतक पौधे की यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? ये दोनों, हाँ दृढ़ ऊतक और स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा दोनों, ठीक है। बताएगा, दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक को क्या कहते हैं? हाँ उसे जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं। हाँ जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं, ठीक है। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? हाँ ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को और क्या कहते हैं? दारू। और फ्लोएम को बाज, ठीक है। ठीक है, जाइलम को दारू भी कहते हैं, ठीक है। जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं, अतः इन दोनों को क्या कहते हैं? हाँ संवहन ऊतक, हाँ संवहन ऊतक कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जाइलम यह ऊतक पौधों के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है, इसे और क्या कहते हैं? हाँ जाइलम को और क्या कहते हैं? हाँ वो तो दोनों मिला को कहते हैं, जाइलम फ्लोएम दोनों कहते हैं, है ना। जाइलम ऊतक पौधे की जड़, तना एवं पत्ती में पाया जाता है, तो इसे और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चालन ऊतक। हाँ चालन ऊतक, कंडक्टिंग टिश्यू। हाँ कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं इसको, ठीक है। जाइलम यह चार विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना होता है, कौन कौन?
देखो है सर कार्बन एक कार्बन ही तत्व में रहता है। कोशिकीनी ऐसे करके वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं वाहिकाएं और वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम, हाँ जाइलम मृदुतक, हाँ मृदुतक, ठीक है। और इसका भी पूरा डिस्क्राइब एकदम अंदर तक गया है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जाइलम का कौन सा भाग लंबे शंकुरूप तथा स्फुलित भित्ति वाले मृत कोशिका होती है? ये जाइलम तंतु, वाहिनिकाएं जाइलम तंतु है, जाइलम फाइबर उसको अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। अगला है, किनकी कोशिकाएं प्रायः पेरेनकाइमेट्स एवं जीवित होती है तथा यह भोजन संग्रह का कार्य करता है? जाइलम मृदुतक, हाँ जाइलम मृदुतक, ठीक है। किनकी कोशिकाएं मृत एवं लंबी नली के समान होती है, कभी कभी स्फुलित भित्तियां विभिन्न प्रकार से मोटी होकर वलयाकार, सर्पिलाकार, सीढ़ीनुमा, गर्ती, जलिका रूपी वाहिकाएं बनाती है। यह वाहिकाएं, हाँ वेसल्स, ठीक है। किनकी कोशिका लंबी जीवद्रव्य विहीन दोनों सिरों पर नुकीली तथा मृत होती है? यह है वाहिनिकाएं, हाँ वाहिनिकाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, फ्लोएम 4 तत्वों का बना होता है, कौन कौन? वही कार्य होता है सर, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदु, हाँ, और एक और होता है चलनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चालनी नलिकाएं ये लंबी बेलनाकार तथा छिद्रित भित्ति वाली कोशिकाएं होती है। ये एक दूसरे पर परत सदृश सजी रहती हैं। दो कोशिकाओं की विभाजन भित्ति छिद्रयुक्त होती है, इसे क्या कहते हैं? हाँ चालनी पट्टी, हाँ चालनी पट्टी कहते हैं उसको, ठीक है। अगला बताइएगा, फ्लोएम का कौन सा भाग लंबी, दृढ़ एवं स्क्लेरेनकाइमेट्स कोशिकाओं की बनी होती है? फ्लोएम मृदु वाला। हाँ फ्लोएम तंतु, हाँ फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। बताइएगा, फ्लोएम का कौन सा भाग जीवित, लंबी एवं केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती है जो सह कोशिकाओं के निकट स्थित रहती है तथा ये भोजन पदार्थ के संवहन में सहायक होती है? हाँ सही है, फ्लोएम मृदुतक, ठीक है। बताइएगा, फ्लोएम का कौन सा भाग चालनी कोशिकाओं के पार्श्व भाग में स्थित रहती है, प्रत्येक सह कोशिका लंबी एवं जीवित होती है? तो वही है सहकोशिकाएं, सहकोशिकाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वार्षिक वलय का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ सही है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, हाँ डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वार्क किस नामक रासायनिक पदार्थ से बनती है? हाँ सुबेरिन, हाँ सुबेरिन, ठीक है। बोतलों में लगाए जाने वाला कॉर्क इसका उत्तम उदाहरण है, जो किस नामक पौधे से प्राप्त होता है? क्यूरकस, हाँ क्यूरकस सुबर, हाँ क्यूरकस सुबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, पोषण यानी न्यूट्रिशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पोषक, हाँ सही है, पोषक शब्द से हुई है पोषण शब्द की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थों की प्राप्ति के आधार पर जीवधारियों को दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है, कौन कौन? ठीक है, स्वपोषी और परपोषी, ठीक है।
अगला बताएगा किस प्रकार के पोषण के अंतर्गत जीव अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करता है। स्वपोषी। जैसे हाँ ठीक है, सभी हरे पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल और कुछ जीवाणु भी। हाँ, एक उसकी जीवाणु। ठीक है। स्वपोषी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्वपोषी को अंग्रेजी में ऑटोट्रॉप्स। हाँ, ऑटोट्रॉप्स। और परपोषी को हेटरोट्रॉप्स। ठीक है। परपोषी प्रकार के पोषण में जीव अपने भोज्य पदार्थ का संश्लेषण स्वयं नहीं करता, बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। ठीक है। पौधों के पोषण के लिए विभिन्न तत्वों की भूमिका होती है। पौधों की वृद्धि के लिए कितना आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? 17। ठीक है। जिसमें कितना तत्व दीर्घमात्रिक होता है? 9। हाँ, और शेष जो होता है 8 लघुमात्रिक होता है। ठीक है। आगे लेकिन दीर्घ मार्जिन से 10 हाँ, तो आगे में दीर्घमात्रिक पोषक तत्व और लघुमात्रिक में इसमें 18 है, लेकिन उसमें 17 को दिया है। 10 8 है। अगला क्वेश्चन है अधिकांश मृदाओं में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम की कमी हो जाती है, अतः भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए इन तत्वों को खाद के रूप में डाला जाता है। इसी कारण इन तत्वों को क्या कहते हैं? हाँ सही है, क्रिटिकल एलिमेंट्स कहते हैं, क्रांतिक तत्व कहते हैं। ठीक है। बताएगा लोहा, जस्ता, तांबा, निकेल, मैग्नीज, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन किस तत्व के अंतर्गत आता है? लघु। हाँ, लघु मात्रिक पोषक तत्व के अंतर्गत। ठीक है। और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर ये सब है दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व। ठीक है। बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पौधे इन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार कहां से ग्रहण करते हैं? ठीक है, वायुमंडल एवं जल से। ठीक है। अगला बताएगा कौन सा तत्व पौधों में प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? नाइट्रोजन। सही है। नाइट्रोजन की कमी से पौधों में क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ ठीक है, वृद्धि रुक जाती है। और हाँ, और जबकि अधिकता होने पर क्या होता है? पौधों में फूल विलंब से उगता है। हाँ, विलंब से, देर से उगता है। ठीक है। ज्यादा रहता है तब। अगला बताइए कौन सा तत्व पौधों के प्रोटीन तथा जीवद्रव्य के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है? सल्फर। ठीक है। और सल्फर की कमी से पेड़ पौधों में क्या होता है? हाँ सही है, पत्तियां पीली हो जाती है। ठीक है। और पौधों में फल नहीं बनता है। ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बायोलॉजी में पढ़ लीजिएगा पेज नंबर 212 213।